हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसकी प्रश्नावली 1.1 हम अपनी पिछली वीडियो में पूरी करा चुके हैं और आज हम कराने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 1.2 में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमें उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टर कहते हैं। और हमें क्वेश्चन का पहला पॉइंट दिया गया है वह है 140। और अब हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 140 को विभाजित करना स्टार्ट करेंगे। किसी भी संख्या का गुणनखंड करने से पहले उसे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से विभाजित करेंगे। जब हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 70, 2 सत्ते 14 और 0 का 0 आ जाएगा। फिर हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा 35। अब जो 35 आया है यह एक विषम संख्या है और यह 2 से विभाजित नहीं हो सकती। तो अब हम इसे 5 से विभाजित करेंगे। 5 सत्ते 35 और 7 लास्ट में 7 को एक बार हम विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7। तो ऐसे जो हमारे 140 के गुणनखंडों के गुणनफल आए हैं वो आए हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और यही हमारा इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। सिंपल, हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना है, फिर अगर दूसरी संख्या से विभाजित करना है। ऐसे ही हम उस क्वेश्चन को विभाजित करते चले जाएंगे। फिर हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसका दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 156। इसे भी हम ऐसे ही विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम 156 को 2 से विभाजित करेंगे। जब हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 2 सत्ते 14, एक इधर हासिल चला जाएगा और 2 अट्ठे 16। अगर हम किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो 2 से विभाजित करने के बाद उस संख्या का आधा हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट भी देखेंगे तो 156 का आधा 78 होता है। फिर हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 निम 18। जो अब ये 39 आया है यह एक विषम संख्या है और यह 2 से विभाजित नहीं हो सकती। तो अब हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और लास्ट में हम 13 एकम 13। ऐसे ही है हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और इसके हमें जो गुणनफल मिलते हैं वो हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। और ये इसका क्या हो जाता है हमारा आंसर। इसके थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमें दिया गया है तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे। और हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 आ जाए तो ध्यान रखना वो संख्या या तो सिर्फ 3 से विभाजित होगी या 5 से। तो यहाँ पर देखो लास्ट में 5 आ रहा है तो हम इसे 2 से विभाजित नहीं कर सकते। तो या तो हम इसे 3 से विभाजित करेंगे या 5 से। तो सबसे पहले हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3। फिर यहाँ 2 बार, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 हासिल चला जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, एक इधर चला जाएगा हासिल पे और 3 पंजे 15। तो ये आराम से 3 से विभाजित हो गया। फिर हम इसे लास्ट में 5 आ रहा है तो हमें पता है कि अगर लास्ट में 5 आता है तो फिर या तो 3 से या 5 से विभाजित होगा। तो हम इसे फिर से 3 से विभाजित करते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक इधर चला गया और 3 पंजे 15। अब ये जो 425 आया है अब इसे हम 5 से विभाजित करेंगे क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इसे हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 अट्ठे 40, 2 इधर चल जाएगा, 25 बन जाएगा और पंजे पंजे 25। फिर अब लास्ट में 5 आ रहा है तो फिर ये 5 से विभाजित होगा। जब हम इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, 3 इधर चले गए तो 35 हो गया। 5 सत्ते
35। और लास्ट में अब ये 17 आ गया है। यह एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ स्वयं से ही विभाजित होती है। तो 17 एकम 17। ऐसे ये हमारे गुणनखंड इसके कंप्लीट हो गए हैं। और जो इसके गुणनखंड के गुणनफल बनते हैं वो आएंगे हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और ये इस पॉइंट का हमारा क्या हो जाता है, आंसर। फोर्थ पॉइंट पाते हैं हम। जो उसका फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया है वह है 5005। अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसमें भी लास्ट में हमारा क्या 5 आ रहा है। तो अगर लास्ट में संख्या 5 आए तो हम 5 से ही विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, 0 का 0 ही रहेगा और 5 एकम 5। फिर अब लास्ट में चूंकि 5 नहीं है तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा, तो हम इसे नेक्स्ट या अगली संख्या से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। 6 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक विषम संख्या आ रही है लास्ट में, तो हम इसे 7 से विभाजित करेंगे। 7 एकम 7, 3 इधर हासिल चले जाएंगे, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 इधर चल जाएंगे, 21 हो जाएगा। और 7 तिया 21, तो यानी कि 7 से विभाजित हो चुका है। फिर ये जो संख्या यह 143, ये अब 11 से विभाजित होगी। 11 एकम 11, 3 इधर चल जाएंगे, 33 और 11 तिया 33। अब 13 एक अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से विभाजित होती है, तो 13 स्वयं से विभाजित होकर 1 आ जाएगा। तो जो हमारे 5005 के गुणनखंड आए वो हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो गया है। इसका लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है इसका 7429। इस पॉइंट को हम विभाजित करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है बच्चों को, क्योंकि ये संख्या थोड़ी बड़ी है और सबसे पहले हम छोटी संख्या से देखते चलेंगे कि विभाजित हो रही है नहीं संख्या। तो ये संख्या 1 से 2 से 3 से किसी से विभाजित नहीं हो रही, और ये विभाजित होगी 17 से जाके संख्या। और 17 से विभाजित होने के बाद इसका विभाजन करके आएगा 433। 17 से विभाजित होगी ये। फिर ये विभाजित होगी 19 से। 19 से विभाजित होकर आएगा यहाँ पर 23। और 23 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से विभाजित होगी, तो 23 एकम 23। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रखें कि इसके गुणनखंड हैं 17, 19 और 23। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 17, 19 और 23। ये क्वेश्चन कई बार यूके बोर्ड में भी आ चुका है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें बच्चे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के। यानी कि अब हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालने हैं, और उसके बाद उनकी जांच करनी है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलते हैं करते हैं। इसका पहला पॉइंट हमें दिया गया है 26 और 91। तो ऐसे हमें क्वेश्चन दिया गया होगा। करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम 26 को लेंगे। जैसे पीछे अभाज्य गुणनखंड करना सिखाए गए हैं ऐसे ही 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आएगा हमारा 2 गुणा 13। फिर 91 का करेंगे तो आएगा 7 गुणा 13। यही इनके फैक्टर हो सकते हैं। और इसके बाद हम इन्हें घातों के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 2 एक बार आया है तो 2 की घात 1, और 13 भी एक बार आया है 13 की घात 1।
ऐसे यहाँ पे करेंगे 7 की घात 1 और 13 की घात 1। इतना सवाल हम अपना कर लेंगे। इसके बाद हमें HCF निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन संख्याओं की गुणा। हमें जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें से हम उभयनिष्ठ संख्याओं देखेंगे और फिर उनकी गुणा करेंगे। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्या है वो हमारी है 13। तो हमारे 26 और 91 का HCF आ जाएगा 13। इसके बाद हम LCM निकालेंगे और LCM का फॉर्मूला होता है अधिकतम यानी कि मैक्सिमम घातों की गुणा। HCF निकालने के लिए हमें उभयनिष्ठ संख्या लेनी है और LCM निकालने के लिए हमें अधिकतम घातें लेनी है। तो अभी हम अधिकतम घातें उठाएंगे, हर प्रत्येक संख्या की घात लेंगे। सबसे पहले 2 की घात ज़्यादा से ज़्यादा 1 है तो 2 की घात 1, फिर 7 की घात 1 और 13 की घात 1। अभाज्य गुणनखंड में आने वाली संख्याओं को दोबारा नहीं दोहराएंगे, प्रत्येक संख्या को बस एक बार ही लिखेंगे और उसकी अधिकतम घात को लेंगे। 2 की घात 1 यानी कि 2, 7 की घात 1 7 और 13 की घात 1 13 और इन सब की फिर गुणा कर लेंगे। गुणा करके हमें मिलेगा 182 जो कि इसका LCM आ चुका है। ऐसे हम अपने क्वेश्चन का HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हमने HCF और LCM इसका ज्ञात कर लिया है। अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ये फॉर्मूला हमें जांच करते वक्त इसका लगाना पड़ेगा। ये इसकी जांच है। पहली संख्या में दी गई है 26, दूसरी संख्या दी गई है 91, HCF हमारे पास जो हमने अभी निकाला है 13, LCM है इसका 182। फिर हम गुणा करेंगे 26 की 91 में जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366 और जब 13 की 182 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366 और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के और यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे जिसमें हमें दिया गया है 510 तथा 92। सबसे पहले हम क्या करेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे जो हमने तरीका पीछे बताया है। तो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2, 3, 5 और 17 और इसे फिर घात के रूप में लिख लेंगे। यहाँ 2 एक बार आया है तो 2 की घात 1, 3 भी एक बार आया है 3 की घात 1, 5 भी एक बार है 5 की घात 1 और 17 की घात 1। उसके बाद हम 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 23। इसके बाद हम 2 की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 यहाँ पर 2 बार आया है और 23 एक बार आया है तो 23 की पावर 1। फिर हम HCF निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपना उभयनिष्ठ संख्याओं की गुणा। जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं इसमें अगर हम देखेंगे इसमें उभयनिष्ठ संख्या है 2। जो 2 है वो 510 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 92 के भी अभाज्य गुणनखंड में है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF आ जाता है हमारा 2। अब इसका LCM निकालेंगे तो LCM का फॉर्मूला है हमारा अधिकतम घातों की गुणा। अब हम अभाज्य गुणनखंड में आए प्रत्येक अंक की अधिकतम घात ले लेंगे। 2 की 1 घात है, 2 की 2 घात है
तो हम दोनों में से 2 की अधिकतम घात है वो ली जाएगी, तो 2 की पावर 2 लेंगे। 3 की अधिकतम घात 1 ही है, 5 की अधिकतम घात 1, 17 की अधिकतम घात 1 और 23 की अधिकतम घात 1। प्रत्येक अंक लिए जाएंगे और उनकी अधिकतम घात भी ली जाएगी। 2 की घात 2 का मतलब है 2 दूनी 4, 3 की घात 1 3 ही रहेगी, ये 5, 17 और 23। और फिर इन सब की गुना कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,460। ये इसका हमारा 510 और 92 का एलसीएम आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। अब हम अपनी पहली संख्या को देखते हैं जो हमें दी गई है 510, दूसरी संख्या है हमारे पास 92, HCF है हमारे पास जो हमने अभी निकाला है 2 और LCM है हमारे पास 23,460। ये हमारे पास हमने अपनी सारी वैल्यू रख ली है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। अब हमें गुणा करनी है। 510 की 92 में गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 46,920 और इधर भी आ जाएगा 46,920 और हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अब हम इसका थर्ड पॉइंट करेंगे जिसमें हमें दिया गया है 336 और 54। अब सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम। फिर इन्हें घातों के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 1 2 3 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। 3 एक बार है तो 3 की घात 1 और 7 की घात 1। ऐसे ही हम 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। वो आएंगे 2 3 3 3। इन्हें भी घातों के रूप में लिख लेंगे, 2 की घात 1 और 3 की घात 3। इसके बाद हम अपना HCF का फॉर्मूला लगाएंगे, उभयनिष्ठ संख्याओं की गुणा। अब हमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से उभयनिष्ठ संख्याओं को ढूंढना है। तो जो उभयनिष्ठ संख्या है एक तो 2 है जो 336 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 54 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, और एक ये 3 है जो 54 के और 336 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में मौजूद है। तो जो हमारी उभयनिष्ठ संख्या आ गई वो आ गई 2 और 3, और फॉर्मूला है उभयनिष्ठ संख्याओं की गुणा। जो भी हमारी उभयनिष्ठ संख्याएं आएंगी हमें उनकी आपस में क्या करनी पड़ेगी, गुणा। तो जो इसका HCF बनेगा वो आएगा 2 तिया 6। अब इसके LCM पर चलते हैं। LCM का फॉर्मूला होता है अधिकतम घातों की गुणा। 2 की अधिकतम घात लेंगे 4, 3 की अधिकतम घात 3 की घात 1 है और 3 की घात 3 है, तो हमें ज़्यादा वाली घात लेनी है। तो 3 की घात 3 और 7 की घात 1, और किसी भी नंबर को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब 2 की घात 4 को हम खोल लेंगे। 2 की घात 4 होती है हमारी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसकी हो जाएगी 27, और 7 की घात 1 होती है 7, और फिर इनकी सबकी गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3024 LCM हमारा। ये तो था HCF और LCM। अब हम इनकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM।
हम अपनी पहली संख्या लिखेंगे जो हमें दी गई है क्वेश्चन में 336 गुना 54। एचसीएफ हमने अभी निकाला है 6 और एलसीएम हमारा 3024। इसके बाद हम इनकी गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 18,144। ऐसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 नंबर में आता है, जिसमें हमें एचसीएफ भी निकालना होगा उभयनिष्ठ संख्याओं की गुणा करके, एलसीएम निकालना होगा अधिकतम घातों की गुणा करके, और अंत में हमें इसकी जांच करनी होगी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें हमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। यह क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं, बस इसमें हमें जांच नहीं करनी है। तो इसे भी करते हैं। इसका पहला पॉइंट हमें दिया गया है 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 अभाज्य पूर्णांक दिए गए थे और अब के हमें 3 इसमें पूर्णांक दिए गए हैं। करने का तरीका वही है, सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें 2, 2, 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ऐसे हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। फिर इन्हें घातों के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। फिर हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 गुना 5, 3 पंजे 15, 3 की घात 1 आ जाएगी और 5 की घात 1। फिर हम 21 के करेंगे, इसमें आ जाएगा 3 गुना 7, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया है कैसे अभाज्य गुणनखंड करना है और कैसे इनके घात बनानी है, ऐसे ही बिल्कुल इनको यहाँ तक क्वेश्चन को हम कर लेंगे। इसके बाद हम अपना एचसीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा एचसीएफ का फॉर्मूला है उभयनिष्ठ संख्याओं की गुणा। अब हम इसमें उभयनिष्ठ संख्याएं देखेंगे। उभयनिष्ठ संख्याएं 3 12 के अभाज्य गुणनखंड में भी है, 3 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी है और 3 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी मौजूद है। तो इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या है वो 3 है, इसलिए इनका एचसीएफ आ गया 3। फिर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए फॉर्मूला है अधिकतम घातों की गुणा। अब अधिकतम घातों की गुणा के लिए हमें 2 की घात 2 लेनी है, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। 2 की घात 2 होती है 4, 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5 और 7 की घात 1 7। और हम सिंपल अब इनकी गुणा कर लेंगे। 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और जब 60 की 7 में हम गुणा करेंगे तो 420 हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें जांच करने को नहीं कहा गया है, तो चूंकि इस क्वेश्चन में जांच करने को नहीं कहा गया है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है और हमारा एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 निकल का जाता है। इसी तरह अब हम इसके दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। इसका दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 17, 23 तथा 29। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 17, 23 तथा 29। इसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 1 से और स्वयं से ही विभाजित हो सकती है। तो जो 17 के हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 17 गुणा 1। 23 भी एक अभाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड होंगे 23 गुणा 1। 29 भी एक अभाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड होंगे 29 गुणा 1। इन सब को पावर के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर 17 एक बार आया है तो 17 की पावर 1, 23 पावर 1, 29 की पावर 1 और 1 की पावर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना एचसीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारा उभयनिष्ठ संख्याओं की गुणा। तीनों में जो 1 है वो उभयनिष्ठ संख्या है
तो हमारा HCF कितना आ गया 1। अब बात करते हैं अपनी एलसीएम की। एलसीएम का फॉर्मूला लगाएंगे हम अधिकतम घातों की गुणा। जो हमारी अधिकतम घात है वो 17 की घात 1, 23 की घात 1 और 29 की घात 1। तो 17 की 23 में गुणा कर लेंगे और फिर उसकी 29 में गुणा कर लेंगे। तो जो हमारे पास आएगा आंसर वो ये होगा 11,339। तो ये इसका एलसीएम आ गया है और ये इसका एचसीएफ आ गया है और ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब अपने हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हमें दिया गया है 8, 9 और 25। सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसके घात बनाएंगे तो 2 की घात आ जाएगी इसमें 3। फिर 9 के करेंगे तो 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 तिया 9। फिर से घातों के रूप में लिखेंगे 3 की घात 2। 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 गुना 5। फिर इसे घात के रूप में लिख देंगे 5 गुना 5 की घात 2। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना उभयनिष्ठ संख्याओं की गुणा। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारी कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। 8 का गुणनखंड 2 है जो उसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं दिखाई दे रही। इस कंडीशन में जब संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी तो उन संख्याओं का एचसीएफ होगा हमारा 1, क्योंकि 1 एक ऐसा गुणनखंड है जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड में होता है। अगर हम यहाँ 1 लगा लेंगे तब भी ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 ही कम 8 ही रहेगा। इसलिए जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पर हमारे कॉमन होगा 1। अब एलसीएम निकालेंगे इसका। एलसीएम का फॉर्मूला है हमारा अधिकतम घातों की गुणा। अधिकतम घातों की गुणा करने के लिए हम अधिकतम घात लेंगे 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। 2 की घात 3 होती है 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की घात 2 होती है 3 तिया 9। 5 की घात होती है 5 5 25। अब हम इन सब का गुणा कर लेंगे तो गुणा करके हमारे पास आ जाएगा 1800। ये हमारा एलसीएम आ गया है और इस क्वेश्चन में चूंकि जांच नहीं करनी तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है एचसीएफ और 2 संख्याएं हमें दी गई है 306 और 657। यानी कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो हमें दिया गया है 9। 306 और 657 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। 2 संख्या अब हमें दी गई हैं, एचसीएफ भी हमें दिया गया है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब हमें पहली संख्या दी गई है, रख लेंगे 306। दूसरी संख्या है 657। एचसीएफ हमें 9 दिया गया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम की जगह हम अपना एलसीएम जो का तो लिख देंगे। ये 9 है जो मल्टीप्लाई में है और इधर इसकी डिवाइड में चला जाएगा। 9 यहाँ पर इसके डिवाइड में आ गया है और इधर हमारा एलसीएम। अब 306 को हम 9 से विभाजित कर लेंगे, काट लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 तिया 27। 3 इधर चल जाएंगे 36, 9 चौक 36। विभाजित करने के बाद हमारे पास आता है 34 गुना 657 और बराबर है एलसीएम जो हमें निकालना है। अब 34 की 657 में गुना करके जो आएगा वो हमारा 306 और 657 का एलसीएम होगा। तो जो हमारा यहाँ से गुना करके आएगा वो एलसीएम है हमारा 22,338। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। हमें पास दी गई थी पहली संख्या दूसरी संख्या उसका एचसीएफ, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम ज्ञात करना था। तो फॉर्मूला हमारा एक है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम। सारी वैल्यू रख लेंगे हम और यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें इसमें बताना है कि जो 6 की पावर n है
अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या जो आने वाली संख्या है उसका अंतिम अंक 0 होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम 6 की पावर n का गुणनखंड करते हैं। तो अगर मैं 6 का गुणनखंड करता हूँ तो 6 का गुणनखंड आएगा 2 गुणा 3 और इसकी पावर क्या लग रही है n। 2 तिया 6, 6 का क्या है गुणनखंड। और अगर मैं देखता हूँ कि अगर 2 की 3 में गुणा करते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा, और लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंक लास्ट में क्या लाना है 0 लाना है। तो चूंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड 2 गुणा 5 होना चाहिए। अगर 2 गुणा 5 हमारा गुणनखंड है तो देखो अगर हम 2 की गुणा 5 में करते हैं तो 2 पंजे 10 आ जाएगा, और लास्ट की जो समाप्त होने वाली अंक है वो क्या है 0 है। लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 6 की पावर n, जिसका गुणनखंड करने पर हमारे पास मिलता है 2 गुणा 3। इसका गुणनखंड करने पर लास्ट की संख्या 0 नहीं आती, तो इसलिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि यह संख्या और यह संख्या भाज्य क्यों है। तो थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर होता है। भाज्य संख्या वो होती है जो अपने से अलावा किसी और संख्या से कट जाती है, जैसे कि 4, 6, 10, 8, ये सब हमारी भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या जो या तो 1 से कटेगी या फिर वो स्वयं से कटेगी, जैसे 3, 2, 5, 7, 11, ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। ये तो इनका डिफरेंस हो गया। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है भाज्य संख्या में जो होता है वो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी कि 2 से कम गुणनखंड होंगे। अगर मैं इसका गुणनखंड करूंगा 2 का गुणनखंड तो 2 गुना 1 ही आएगा, 3 का 3 गुना 1, यह 1 से और स्वयं से ही ये विभाजित हो सकती हैं। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 7 गुना 13 गुना 13 प्लस 13। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट हम इधर साइड में लिख लेंगे जो हमें दिया गया है। इसे सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इतने पोर्शन में भी 13 है और इधर भी 13 है, तो हम 13 संख्या को कॉमन ले लेंगे। जब 13 संख्या को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस जब यहाँ से 13 चल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। 7 की 11 में गुणा करेंगे हम, तो 11 की जब 7 में गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 77 प्लस 1, फिर 13, 77 और 1 आ जाएगा हमारा 78। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ से हम 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 3 2 1 प्लस के जब यहाँ से 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1। अब इन सभी की हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद इन सब की यहाँ जाएगा 1008 प्लस 1 और 1008 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1009। अगर मैं यहाँ 1 लगा देता हूँ तो ये इसका क्या बन जाएगा गुणनफल।
तो इस संख्या का हमारा गुणनखंड है 13 गुना 78 गुना 1 और इसका है 5 गुना 1009 गुना 1। अब चूंकि यहाँ पर जो इसका गुणनखंड है वो 2 से अधिक है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है। इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड आया है और इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड आया है, तो इसलिए यह दोनों संख्याएं जो हैं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है तथा रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं यह कोई वृत्ताकार पथ है। इस वृत्ताकार पथ पर इस स्थिति से सोनिया चक्कर लगाना स्टार्ट करती है, जिसे अपना एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लगता है। इसी स्थान से रवि अपना चक्कर स्टार्ट करता है, जिसे उसे 12 मिनट का समय लगता है। अब हमें वह समय निकालना है जो इन दोनों का गुणज हो, इन दोनों संख्याओं का गुणज हो और न्यूनतम हो। तो गुणज और न्यूनतम का मतलब हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। अगर हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास जो समय आएगा वह प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय आ जाएगा। तो अब हमें 18 और 12 इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, और इसे पावर के रूप में भी लिख लेते हैं, जैसे कि हम पीछे बहुत बार कर चुके हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इसके पावर के रूप में लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पर एलसीएम का फॉर्मूला लगाएंगे, अधिकतम घातों की गुणा। अब अधिकतम घात 2 की घात 2 और 3 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब है 2 दूनी 4 और 3 की घात 2 का मतलब है 3 तिया 9, और ऐसे 4 निम 36 हमारा एलसीएम आ जाता है। तो 36 मिनट वह समय है जिस पर पुनः रवि तथा सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद रवि और सोनिया अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। और ऐसे हम ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। हमने यहाँ पर 1.2 के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन आसान भाषा में और सही से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डाउट हों तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे 1.3 और 1.4 की जल्द ही वीडियो मौजूद हो जाएगी इस चैनल पर।